से, छठे क्लास से सभी लोग को काम क्या करना है वो सुनो। दो काम मैं चाहता हूं हर बच्चे कर ले। पहला, जिस विषय का चले, जिस क्लास का, वो किताब आप खरीदें। किताब शुरू में नहीं पढ़ेंगे, जब हम बोलेंगे कि हाँ ये लेसन हो गया तब रीडिंग मारे। शुरू में पढ़ोगे तो तुम लोग हर लाइने को रंग के रख देंगे, और बाद में जब पढ़ोगे समझाने के बाद तो कई चीज इतने हल्के हो जाएंगे कि उसको तुम रंगोगे नहीं, लगेगा कि हाँ ये एक नया चीज है जो हमको अभी गड़बड़ है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी छठा क्लास का हम देखे, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर ले। पढ़ाने के लिए 3 प्रक्रिया होती है ना, हम लोग को पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना होता है, फिर जहां पहुंचाना है उसका सीढ़ी बनाना है, इसी को टीचिंग स्किल का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और जहां ले जाना है उसके बीच सीढ़ी कैसा चले। तो पहले हम देखें, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, देखें कितने बच्चे सही करते हो। बुध ग्रह, नाम तो सब लोग सुने हो, मरकरी का नाम सुने हो सबको ना। तो आपको जल्दी से आंसर देना है कि बुध ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है। कौन बताएगा? ये हाथ उठाओ केवल। बुध ग्रह का घूर्णन काल क्या होता है? चलिए पहले सुन ले 2-4 से। ऑनलाइन वाले चैट में आंसर कर दोगे। 88 दिन। अच्छा बैठ जाइए। और कोई बच्चे 88 दिन आंसर बोलिए। 88 हो गया तो नहीं बोलना है, और कोई अलग है तो हाथ उठाओ। 88 है। चलिए तब तो छठा क्लास आप लोग का एकदम क्लियर है। तो नालायक वो परिक्रमण काल है और ये घूर्णन काल लिखा गया है, ये छठा क्लास में सीखना है। तो आंसर 88 नहीं, ये प्रीवियस तुम लोग का हम समझ गए कि चलना 0 से ही। बात समझ लो, तुम लोग का लक्षण जो है वो हम देख लिए। तो छठा क्लास के किताब में ही देखोगे ये क्या है, और तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि किसमें क्या। अब पृथ्वी का ही घूर्णन काल तो 365 दिन मारेगा तुम, वो परिक्रमण है जी। अब 24 घंटा क्या है, 365 क्या है, उसी पर हम लोग की चर्चाएं चलनी। तो पहले तो हम केवल चेक किए कि कहां से चलना है, तो हमने समझ लिया जो हम सोचे थे 0 to हीरो लेवल, वहीं से आप लोग चलवाओगे हमें। तो पहला सुन लीजिए, एप्लीकेशन पर कब से होगा सर? कुछ बच्चे ये भी परेशान है, तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से जुड़े रहना बस, और उसमें ही दिमाग नहीं लगाना कि इधर कहाँ हो रहा है, उन्हें कहाँ हो रहा है, ऐसे कहाँ हो रहा है। तुम एप्लीकेशन पर खोज रहा है तो एप्लीकेशन पर भी होगा, ऐसा थोड़े डेली यूट्यूब पर होगा। तुमसे पेमेंट लिया गया है तो इतना नॉमिनल चार्ज है कि एक को क्लास ठीक कर लेगा तो वसूल हो गया। केवल कुछ कुछ डाटा तुम्हें अलग मिल जाएगा। तो जो बच्चे भूगोल में ज्यादा कमजोर है वो दोनों ही ले लेगा तो अच्छा बा। एनसीईआरटी और बीटीबीसी दोनों का क्लास 6 अभी सिर्फ छठा लेगा, छठा खत्म फिर 7वां, एक क्लास बढ़ाते जाए। एक के बार ही नहीं कि गए 6 से 12, इतना ले ही लेता है ना कि कभी छठा उलट रहा है, कभी 7वां उलट रहा है, कभी 10वां उलट रहा है, कभी 12वां उलट रहा है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सौर मंडल का मतलब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? सूर्य के बारे में और उन्हीं के पूरे परिवार के बारे में। सूर्य एक क्या है? तो एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? तो जिसके पास अपना प्रकाश हो, आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित न हो, तो वो हमारा किस चीज के पार्ट में है? तारा। तारा के बारे में आपको इस लेसन में बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है। तो मैं चाहता हूं तेजी में हम लोगों को जो ड्राफ्टिंग है पहले समझोगे। तारा आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि तारा भी हमारी तरह जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मरता है। बैठ के ही नहीं सोचना कि शादी करता है क्या, ये भी कई लोग सोचते रहे। तारा में सबसे अधिक है, अब चॉइस से हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, उच्च अनुभार के गैस, उच्च अनुभार के गैस, और डी नाइट्रोजन गैस। श्वेत वामन तारा में कौन गैस अधिक होते हैं? सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो। श्वेत वामन तारा में अधिक मात्रा में कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, उच्च अनुभार के गैस, नाइट्रोजन। कितने बच्चे हाइड्रोजन मारने जा रहे हैं? देखो इसमें क्या है, इसी पर हाइड्रोजन बम काम करता है। इसी से अभी चाइना में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हुआ भी एक रिसर्च सही रहा, वो है कृत्रिम सूर्य। हम लोग पृथ्वी पर ही सूर्य बना रहे। सोचो, ये नहीं समझना कृत्रिम सूर्य तो रात के लिए है कि रात में जला देंगे तो पूरे पृथ्वी प्रकाशित रहे। हम लोग इतनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारा बिजली एकदम आसानी से बन जाए। और हाइड्रोजन बम जस्ट लाइक सूर्य जैसा है, इसमें संलयन की क्रिया है। हाइड्रोजन के नाभिक
आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इसमें काफी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलते हैं। ये देखो केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा H2 प्लस O2, तो इसमें H भी है O भी है। अगर आपने पढ़ा, अब H2O ये सब तो कॉमन बात है, H2 प्लस Cl2 तो H भी है Cl भी, लेकिन अब तुम क्या पढ़ रहे हो? H जोड़ H, HE। ये मत समझना कि H अलग है और ये अलग है, ये H ही हीलियम है और ये नाभिक से हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझो, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, द्रव्यमान 1, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। और हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, सिर्फ कौन है? प्रोटॉन। और जब ही चल रहा है नाभिकीय अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन भाग लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन देखो सेटर बड़ा रिलैक्स मूड में सेट करता है। बच्चे को तो बेचारे को टेंशन में पढ़ते हुए आंसर देना, और हम ही को कहेगा कि दिन भर में तारा पर एक क्वेश्चन सेट कीजिए, दिन भर में तारा पर एक क्वेश्चन सेट कीजिए। तुम लोग ना सोचता है कि क्वेश्चन बैंक बना लेंगे तो कहां से आएगा? 10,000 क्वेश्चन बनाएंगे। सेटर डेली पैदा करता है, जैसे तुम लोग बैठ के गप पैदा करता है, डेली बैठ के पढ़ता है, लेकिन अगला दिन फिर बतियाने लगता है। तो उसी तरह बैठ के अब हम ही को मान लो सोचना है तारा पर, हमने सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बेचारा खोजते रह रहा है कि लूसेंट में है कि, डेली बैठ के पढ़ता है लेकिन अगला दिन फिर बतियाने लगता है। तो उसी तरह बैठ के अब हम ही को मान लो सोचना है तारा पर, हमने सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बेचारा खोजते रह रहा है कि लूसेंट में है कि कौन में, किसी में नहीं मैच करेगा। क्वेश्चन क्या दे दिए? क्वेश्चन दे दिए तारे के अंदर भाग लेते हैं चॉइस से मंद गति के न्यूट्रॉन, चॉइस बी तीव्र गति के न्यूट्रॉन, सी मंद गति के प्रोटॉन और डी तीव्र गति के प्रोटॉन। अभी क्वेश्चन लेवल पे चला गया। अब ये क्वेश्चन टीचर ने सेट कर दी। अब जैसे हम लोग तो क्वेश्चन हमेशा क्रिएट ही करते रहते हैं, हम तो चलते फिरते पेज कलम रखे रहते हैं। कई बार मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको लिखना पड़ता है कि लिख लें, बाद में हमको ही याद नहीं आता। चलते फिरते कई क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है कि इसको लिखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ। और कभी सेट करेंगे तो इस क्वेश्चन को देखा जाएगा कि हाँ चलन फिरन सोच के मैंने सेट किया। वैसा 10 क्वेश्चन तो रहे। नाभिकीय चाहे संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, नाभिक में 2 ही कण है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जब हम नाभिकीय संलयन की बात किए तो हाइड्रोजन भाग ली, और हाइड्रोजन भाग लिया तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी सूर्य के अंदर, तारे के अंदर जो एक्टिविटी चल रही, क्या उसमें न्यूट्रॉन भाग लेता? नहीं लेता, क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब आंसर तो प्रोटॉन हो। अब देखना है, लॉटरी फिर से मार सकते हो, तीव्र गति और मंद गति ये चल रहा। कितने बच्चे को लग रहा है तीव्र गति का प्रोटॉन? हाथ उठा। और मंद गति का प्रोटॉन कितने बच्चे हो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चा अभी भी लग रहा है कि जी लगता है दोनों होगा क्या? बढ़िया से सुनेंगे आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक चीज समझो, हाइड्रोजन बम जैसा ही सूर्य, तो वो कब काम करता है? जब हाइड्रोजन गैस को एकदम ठंडा कर दे तब, कि एकदम गर्म कर दे तब? तो आंसर है एकदम गर्म कर देंगे तब, टेम्परेचर एकदम बढ़ा देंगे तब। और जब टेम्परेचर एकदम बढ़ा देंगे तो आपको समझना है कि प्रोटॉन एकदम फास्ट रहेगा। और इसीलिए सही आंसर है कि इसमें तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूर्य के अंदर, तारा के अंदर भाग लेने वाला जो प्रोटॉन है उसके स्पीड कैसा है? बहुत फास्ट। क्या न्यूट्रॉन भाग लेते? नहीं। चॉइस दे देगा, तारे में भाग लेते हैं प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी दोनों, और डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों। तो कई लड़का के तो लक्षण ही तीनों मार के चला। यहाँ सिर्फ प्रोटॉन है। कभी नहीं सोचना कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देगा, नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की नाभिक के दोनों कण। कितना लड़का हमारा खुश होता है कि नाभिक में दोनों कण एकदम लड़ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। आंसर है प्रोटॉन। संलयन देगा तो ये बात एकदम होश में चलेगा। तो पहला तो ये बताओ, एकदम ब्रेक क्लियर है सबका? नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया। अब यहां से शुरुआत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं 5 मिनट इतना ध्यान से सुन,
बात समझना, क्योंकि हम पहले भी बताया क्लास का एक बहुत अच्छा लेवल रहने जा रहा है इतना। अब यहां से सेक्शन शुरू कर रहा है। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस का आवरण, किसी कारण से एक पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे जो अंतिम से फिर मिलेगा, उसके पास यदि कभी भी बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर आ जाए, -100 -150, तो कंप्लीट रूप से वो जम करके एक लेयर में बंध जाता है। करोड़ों किलोमीटर का हाइड्रोजन, तारा में छोटा नहीं सोच, तारा हमारी तरह 10 साल 20 साल में जवान नहीं होते, करोड़ों साल लगते हैं, लगती है। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस एक कवच में बंध जाता है। इसको इंग्लिश में प्रोटोस्टार कहते हैं, हिंदी में इसको आद्य तारा कहते हैं। कभी भी तुमसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन सी तारा का प्रकाश नहीं दिखता है, ध्रुव तारा, आद्य तारा, ये सब क्वेश्चन देगा, सब में तारे लगल रहे। तो ध्यान ये देना है कि आद्य तारा एक प्रारंभिक चरण है। इस चरण में किसी तारा में कोई प्रकाश नहीं निकलता है, यहां तारा में कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये केवल बिगिनिंग फेज है जहां हाइड्रोजन गैस करोड़ों किलोमीटर का एक लेयर में बंधा है। ये तो बातें क्लियर हो गई। क्या आद्य तारा से कोई प्रकाश है? नहीं। क्या आद्य तारा को हम लोग देखते हैं? नहीं, ये दिखाई नहीं देता। अब धीरे धीरे कई लाखों करोड़ों साल के बाद जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइड्रोजन गैस ही टकरा के टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। जैसे तुमको एक फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि यदि कमरे में पंखा चला दिया जाए तो कमरे का ताप, पंखा चलाने से कमरे का ताप घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितने को बढ़ेगा लग रहा है? हाजिर, बहुत बच्चा है रे। और कितने का घटेगा लग रहा है? तो मैं घटेगा, तो नालायक बढ़ेगा, बिल्कुल सही आंसर। जब पंखा चलाओगे तो हवा आपस में घर्षण ज्यादा करेगा और हवा के घर्षण से बढ़ेगा। अब कई लोग ये सोच रहा होगा कि पंखा चला दे क्या सर के पास, समझ में आ जाएगा टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा। और जब धीरे धीरे इसके टेम्परेचर बढ़ते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर प्रोटॉन उच्च गति के हो जाते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। जब यह प्रोटॉन उच्च गति पे आ जाते हैं तो यहां पे नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो अंदर में हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हीलियम बनने लगता है और इसी के साथ काफी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलता है। यहां से तारा दिखने लगता है, इसे दीप्त तारा कहते हैं। देखो, प्रोटोस्टार में कोई प्रोसेस नहीं था, वो केवल एक लेयर था। लेकिन दीप्त तारा का मतलब है कि इसमें संलयन शुरू हो चुका है। हाइड्रोजन दिन रात हीलियम बन रहा है, काफी मात्रा में उष्मा प्रकाश निकल रहा है और तारा दिखाई देने लग रहा है। अब ये तारा यहां से धीरे धीरे हाइड्रोजन इसका दिन रात खपत हो रहा है, धीरे धीरे ही जवान है, एकदम बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाए। बहुत बढ़िया से बात को सुनना है। जिस दिन इसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाए उस चरण को राक्षस का चरण कहते हैं और इसी का नाम है लाल दानव चरण, रेड जेंट फेज कहते हैं। ये तारा के इस चरण का नाम लाल दानव चरण है। तारा राक्षस की अवस्था में आ गया कि अब क्या खाएं, कमाना धमाना बंद है और बाबूजी के जितना खेत है बेच बेच के खा रहे थे। संलयन की क्रिया, बिका, पैसा आया, खाए। एक समय आएगा कि सब बिक गया। तुम्हारे गांव में कई बार चर्चा चलता होगा कि खत्म हो गया सब, ये वाला ऐसा रहता है। तो जो व्यक्ति का वो हो गया वो अब दानव चरण में आ गया। अब उसको लगेगा कहां से छीन ले, किसका लूट ले। अब इसका क्या होगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, इसीलिए क्वेश्चन है कौन से भारतीय वैज्ञानिक तारा से संबंधित हैं, तो चंद्रशेखर। यहां पे गहरा स्टडी चंद्रशेखर ने किया और उन्होंने कहा कि लाल दानव चरण के बाद तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कितना भारी तारा है उस पर डिपेंड करता है। और उन्होंने एक लिमिट दिया कि यदि मास ऑफ सन से 1.4 गुना
से अगर कम मास है और एक है कि मास ऑफ सन से 1.4 गुना से ज्यादा मास है, यानी इन्होंने दो भागों में बांटा। एक कहा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम है, तो ऐसा तारा में हाइड्रोजन समाप्त होते ही वो बेचारा धीरे धीरे उसका कवच तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, और कवच आगे की ओर बढ़ करके जब केवल नाभिक में हीलियम ही बच गया, सब खत्म हो गया, तो इसको श्वेत वामन तारा कहते हैं। ये उजला जैसा दिखेगा और इसका सारा हाइड्रोजन खत्म। धीरे धीरे हीलियम भी उच्च अनुभार में बदलेगा और ये बेचारा और उजला से काला हो जाएगा, और जब इसके नाभिक में उच्च अनुभार का केवल मटेरियल रहा तो इसको कृष्ण वामन तारा कहते हैं। ये कृष्ण वामन तारा है। देखो अभी जस्ट हमने यही आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आपसे चेक करना चाह रहे थे। क्वेश्चन था, हम चाहते हैं आंसर आप स्वयं दो। श्वेत वामन तारा के नाभिक में अधिक होते हैं, कस के बोलो। अब देखो सही आ गया। अब इसी क्वेश्चन का देखो रटना की जरूरत नहीं है, एकदम ठीक। अगर इसमें श्वेत हटा के कृष्ण वामन तारा होता, जल्दी आंसर बोलो, उच्च अनुभार हो जाता। अगर न श्वेत रहता न कृष्ण रहता, तारा के नाभिक में अधिक होते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता। बोलो ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया सबका ना। कहानियों पर एकदम ध्यान दोगे कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो उसके सीक्वेंस को आप समझ सको। अब बहुत ही बढ़िया आपने सीखा, लेकिन ये तारा कौन बनेगा? जो हल्के हैं। आपसे देखो धीरे धीरे क्वेश्चन गहराई में जाएगा। फिर दूसरी बात तुम ये भी देखो, काला है, उजला है, लाल है, जैसे जैसे कलर जा रहा है इसका टेम्परेचर वही है कि खत्म खत्म। इसीलिए क्वेश्चन आएगा तारे का रंग सूचक होता है, तो उसके टेम्परेचर का कैसा रंग है वो उसके ताप का सूचक। बोलो ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबका। सब सुना हुआ क्वेश्चन हम नहीं देंगे, हम ताजा क्रिएट करके देंगे। अभी सुन लो थोड़ा देर और कहानी, और तब पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा करेंगे, और फिर 3 क्वेश्चन देंगे। उससे पता चल जाएगा कि तुम लोग सत्यनारायण स्वामी के कथा या मिलाद सुन रहा कि भूगोल सुन रहा। और बाकी छठा क्लास सोच रहा था ना, ये छठा में इतना लेवल चल रहा है, तो बाकी धीरे धीरे बढ़ना ही। कोई सेक्शन का जो टॉपिक आ गया उसको हम अंतिम तक ऑपरेशन करेंगे, उसमें छठा और पांचवा से नहीं मतलब हमको, तो इसीलिए उसको लास्ट तक आपका पढ़ा देंगे, भूगोल का दुख खत्म। अब इसमें बहुत ही अच्छी बात आप सुनो, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा हो, इस सीमा को, इस लिमिट को जो दोनों तरफ है चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। ये देखो इस लिमिट को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रशेखर सीमा संबंधित है चॉइस ए वायुयान के अंतिम वेग से, बोलो हवाई जहाज के वेग से संबंधित है? नहीं। चॉइस बी पृथ्वी के पलायन वेग से? नहीं। सी तारे के द्रव्यमान से? तो अभी तो एकदम ताजा है, तो एकदम है, और नहीं तो इस सीमा बेचारा कई लड़का नहीं समझता। अब यही चंद्रशेखर कह क्या रहे हैं वो सुनो, अगर तारा भारी होगा सूर्य से 1.5 गुना से ज्यादा भारी, तो उस तारे का अंत एक विस्फोट के रूप में होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है, उस तारा का अंत एक ब्लास्ट से होगा, भारी विस्फोट हो जाएगा। और जब भारी विस्फोट होगा तो इस विस्फोटी तारा को सुपरनोवा कहते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देगा सुपरनोवा होता है, तो आपको ध्यान रखना है विस्फोटी तारा हल्का तारा की भारी? भारी। और ये विस्फोट जिस समय हो रहा है उस समय नाभिक के अंदर हाइड्रोजन है कि हीलियम? सोच के बोलो, हीलियम। तारा में जिस समय विस्फोट हो रहा है उसके नाभिक के अंदर है हाइड्रोजन की हीलियम? कस के बोल, हीलियम। बिल्कुल से। अरे हाइड्रोजन खत्म हो गया तो कहानी है शुरू, जमीन बिक गया ना समझी, तो अब किराया पर ना है। तो इसके नाभिक में हीलियम है, तो बोलो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन है कि नहीं है? अरे हाइड्रोजन में ना न्यूट्रॉन नहीं है, सबको गायब मत करना। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है। शुरुआत चले थे उसमें न्यूट्रॉन नहीं था, लेकिन संलयन से जो मटेरियल बना उसमें न्यूट्रॉन है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो,
सुपरनोवा के विस्फोट से सभी न्यूक्लियर जो कण है वो अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। इतने प्रकाश होते हैं कि आए दिन तुम अखबार में पढ़ोगे कि फलाने आकाश गंगा में विस्फोट हुआ और उससे कई दिनों तक आकाश गंगा हमारा प्रकाशित रहा। तो ये घटनाएं हो सकती। तो ये देखिए सुपरनोवा के कारण न्यूक्लियस उसके नाभिक में बिखर गए। बिखरने के बाद इसके सभी कण जब कुछ ठंडा हो तो आपस में खिंचाते हैं। और तुम्हें जान के गहरा आश्चर्य होगा, बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाते? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये मत कहना कि सर न्यूट्रॉन नहीं था, हाइड्रोजन में ना नहीं था। हाइड्रोजन खत्म होके बना हुआ क्या है? हीलियम, इसीलिए न्यूट्रॉन। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सुनना, पृथ्वी पर ऐसा कतई संभव नहीं, लेकिन तारे के घटनाक्रम में इतने बल लगते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को भी नाभिक में खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन पर है माइनस, प्रोटॉन पर है प्लस। ये माइनस प्लस बेचारा खत्म, बचा क्या? न्यूट्रॉन। इसीलिए इस तारा को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। देखिए अब धीरे धीरे सेक्शन आएगा। न्यूट्रॉन तारा है चॉइस है, तारा की युवा अवस्था, तारा के जन्म लेते समय अवस्था, तारा के अंत अवस्था। तो कोई लड़का बेचारा न्यूट्रॉन तारा सोच के जवान कर देता है, कई लोग जन्म सोचता है, यहां ये बुढ़ारी मरने वाला फेज। न्यूट्रॉन तारा आ गया मतलब तारा खत्म है, ब्लास्ट हो चुका है। अब उसका इलेक्ट्रॉन भी घिंचा के न्यूक्लियस में है, केवल न्यूट्रॉन बच रहा है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रॉन तारा कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। यदि यह न्यूट्रॉन तारा हल्का है तो वहीं पर ही घूमते रहेगा और रेडियो तरंग उत्सर्जित करते रहेगा, जिसको पल्सार कहते हैं। और मुझे गहरा आश्चर्य तब हुआ जब पिछले साल का बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दिया पल्सार क्या है। लड़कन के हालत खराब की, कहां कहां से देर। अब सोच लो कितना खोद करके नीचे गया और यहां से उठा के क्वेश्चन डाल दी पल्सार क्या है। तो पल्सार क्या है? एक न्यूट्रॉन तारा। कैसा? भारी वाला की हल्का? हल्का न्यूट्रॉन तारा है जो आकाश में रेडियो तरंग उत्सर्जित करते रहता है। अगर ये सेंटेंस भी है तो सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यदि न्यूट्रॉन तारा भारी है तो इसमें लगातार खिंचाव जारी रहता है। इतने खिंचाव से ही ये न्यूट्रॉन तारा, और खिंचाव होगा तो ये अत्यंत सघन पिंड में बदल जाता है। इतना घना कि ऐसे पिंड के बारे में ही कहा जाता है कि एक कलम के बराबर अगर इस पिंड को तोड़ के लाया जाए तो ये 2-3 हजार किलो होगा। सुन लो, तुम लोग सुना था ना, धनुष नहीं उठ रहा था, राम जी उठाया तो सीता जी से विवाह हुआ। तो कई लड़का फॉर्म में आ जाता है, कैसन धनुष था, हम तो ऐसे ही टांग लेते। तो ये ब्लैक होल वाले पिंड से अगर खाली इतने बड़ा आएगा तो 500 किलो वजन हो। अब कोई कहेगा कलम उठा लिया तो मान लेंगे, तो कहेगा कि नहीं इसको बांध के रखे हुए, कुछ नहीं। इतना घना पिंड है कि इसके अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है। क्या ये दिखाई देगा? नहीं, ये घना है। और इसी को हम लोग खगोल विज्ञान में ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। यही कृष्ण छिद्र है, इसी को ब्लैक होल कहते हैं। और हमारे कई बार ऐसे हो चुके हैं घटना कि हमने किसी रॉकेट को भेजा तो यहां तक सिग्नल दिया, अचानक गायब। दूसरा खोजने भेजे, ठीक वहीं तक वो भी है, वो भी गायब। तीसरा भेज के वहीं रोके और सोचे कि यहां हो क्या रहा है। तब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। चंद्रशेखर ने कहा कि ब्लैक होल है, कैसे बना जो समझिए। तब हुआ कि वाह, इन्होंने बहुत बेहतर व्याख्या किया। और हमारे खगोल में कई ऐसे ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में हैं। तो अब ये चीज तो हम लोग अभी जस्ट देखे। अब हम लोगों का चैप्टर क्या है? चैप्टर हम लोग का चल रहा है सौरमंडल। तो हाँ, इतना दिन में खत्म हो जाएगा, ये सब सुनते रहते हो। लेकिन अभी तुम लोग को लग रहा है कि पता नहीं खत्म कब होगा, लेकिन ये अब अपने सूर्य से मिल लो। सूर्य के भी यही हाल चाल है, इसके अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। तो सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन हीलियम बन रहा।
सूर्य अभी है हमारा एकदम युवा तारा कि अभी एकदम जन्म लेने वाला तारा कि वृद्ध तारा? सूर्य कैसा है? सूर्य अभी एकदम युवा अवस्था में है। आज से 5 करोड़ साल पहले यही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था और इसी में हम लोग को समझना है, वही सब जो बिखरे वो आपस में मिले तो कोई ग्रह बना, कोई क्षुद्र ग्रह बना, कोई उपग्रह बना। अब देखो कई तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी कहता है कि यही जो ब्लास्ट हुआ उसी से सौरमंडल बना और ब्लास्ट को ही हम लोग बिग बैंग कहते हैं। तो इस थ्योरी का नाम पड़ेगा बिग बैंग सिद्धांत। अब तुम ये समझे हुए तो बिग बैंग आगे समझाएंगे तो समझ जाओगे कि ब्लास्ट कहेगा जी सूर्य दिन ब्लास्ट हुआ था, ऐसा ब्लास्ट संभव है। और इस थ्योरी ही नहीं जान रहे हो तो कहोगे ऊपर ब्लास्ट किया कौन सर, तुमको ही चिंता आ जाती। तो अब हम लोगों को आगे बिग बैंग वगैरह थ्योरी पढ़ना है तो आगे आनंद आएगा। तो हमारा सूर्य 5 करोड़ साल पहले बना था। अब हमारे सूर्य एकदम युवा अवस्था, एकदम जवान है और ये अंतिम अब सच्चाई है, आज से 5 करोड़ साल बाद सूर्य का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, यानी धरती खत्म होने में 5 करोड़ साल और है। 5 करोड़ समझ रहा है ना? तो इसीलिए चिंता फिक्र में नहीं रहो, खाओ पियो मस्ती में, अभी ज्वाइनिंग भरो, तैयारी करो। कई लोग ये सोचता है कि खत्म है तो तैयारी काहे करें, अभी 5 करोड़ साल। और 5 करोड़ साल बाद हमारा पृथ्वी लाल दानव चरण में आएगा। तुम बताओ जल्दी से। अब सुनते हैं आंसर। 5 करोड़ साल बाद जब हमारा सूर्य लाल दानव चरण में आएगा तो हमारा सूर्य का अंत होगा सुपरनोवा द्वारा, पल्सार द्वारा, ब्लैक होल द्वारा, श्वेत वामन तारा द्वारा। कोई नहीं बोलो, हम अभी सुनना चाहते हैं कि कहानी कैसा सुन रहे थे। हमारा सूर्य का अंत किस रूप में होगा? किसमें? हमारा सूर्य 5 करोड़ साल बाद किस रूप में अंत करेगा? पल्सार बन के अंत हो जाएगा, बी ब्लैक होल बन के अंत हो जाएगा, सी सुपरनोवा के रूप में अंत होगा और डी श्वेत वामन तारा के रूप में अंत होगा। श्वेत वामन तारा के रूप में अंत होगा। बैठ जाइए। किस रूप में अंत होगा? श्वेत वामन, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना तक उधर का क्रम है। ब्लास्टिंग तब होगा जब भारी है, सूर्य एक मध्यवय तारा, ज्यादा भारी नहीं। और इसी कारण से हमारे सूर्य जब जाएंगे कवच फैलेगा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह इस लेसन में पढ़ाएंगे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। जब इस सूर्य अंत होगा तो कवच तेजी से जाएगा, बुध को पूरा निगल जाएगा, शुक्र को भी निगल जाएगा, पृथ्वी को भी निगल जाएगा। इतनी आग लपट आगे फैलेंगे कि जो जाएंगे तो जजमान को लेते जाएंगे। बात सुना, इसको छोटा रेंज में समझना ही नहीं था। अब ये बताओ, इससे अगर 2-3 क्वेश्चन दिया जाए तो अब तो तुमको लगता है पक्का पक्की सही करेंगे, क्या लग रहा है ना? तो खैर अब यहीं से सुन लो, आज तो जस्ट स्टार्ट किए, यहीं से क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। ऑफलाइन के जो बच्चे हो अलग से उनका बन जाएगा। अभी